आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। और आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी व्यापार। और आज का जो टॉपिक है इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो किस किस के सिलेबस में हैं, या तो फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स, ये फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स, सेकंड ग्रेड एसएसटी, और जो विद्यार्थी एसओ की तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस में ये वाला टॉपिक है। रिसर्च असिस्टेंट में और एएसओ में ये टॉपिक नहीं है। तो ध्यान रखें, आज का जो टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स वालों के लिए यूजफुल है, फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स से जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए यूजफुल है, सेकंड ग्रेड एसएसटी से जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए यूजफुल है, और बेटा एसओ हैं, स्टैटिकल ऑफिसर हैं, इसकी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक यूजफुल है। तो देखिए, प्रश्नों पे हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या एक, प्रश्न संख्या एक दिया है, एडम स्मिथ और रिकार्डो दोनों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के विश्लेषण में किसको आधार बनाया है। जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड टीचर्स एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं और एसओ की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इनका उत्तर देंगे, क्योंकि आरए और एएसओ के सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है। तो प्रश्न है, एडम स्मिथ तथा रिकार्डो दोनों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में के विश्लेषण में किसको आधार बनाया है। तो बेटा जी, श्रम मूल्य सिद्धांत को आधार बनाया है, श्रम मूल्य सिद्धांत। क्योंकि इन्होंने बात क्या की है, इन्होंने बात की है कि जिस देश की प्राकृतिक और भौगोलिक दशाएं अनुकूल होती है उस देश में वस्तुओं का उत्पादन करने पर प्रति इकाई जो लागत है वो कम आती है और लाभ क्या होता है, ज्यादा होता है। तो श्रम मूल्य सिद्धांत को इन्होंने आधार बनाया है। उत्तर होगा इसका बी। प्रश्न संख्या 2, यदि वस्तुओं का उत्पादन विभिन्न देशों में समान लागत के आधार पर हो रहा, समान लागत के आधार पर हो रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार असंभव होगा, आंशिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, आप लोग उत्तर लिखिए। देखिए, मैं उदाहरण से समझा दूं। ये पेन है और इस पेन का प्रोडक्शन दो देश कर रहे हैं, ये कोई भी ए वस्तु है, ठीक है, और इसका उत्पादन करने वाले राष्ट्र एक तो मान लीजिए भारत है और दूसरा अमेरिका। अगर भारत इस पेन का प्रोडक्शन कर रहा है तो भी लागत 10 रुपये आ रही है, और अमेरिका इस पेन का प्रोडक्शन कर रहा है तो भी लागत 10 रुपये आ रही है। अगर दोनों की लागत बराबर है तो ऐसी कंडीशन में इन चारों में से क्या संभावना बनेगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार असंभव होगा, आंशिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है, और ऐसी स्थिति में आपको पता होना चाहिए हेलो, जय माता दी सर, बोलिए। अरे सर, पहचान गया। कौन सा? हाँ हाँ, जॉर्जिया ही है। क्या ये? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। कल ही बात हुई थी मेरी, कल ही बात हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, कल बात हुई थी मेरी, आके देखता हूँ मैं, देखें। ठीक 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 ठीक।
तो देखिएगा भारत भी प्रोडक्शन कर रहा है, अमेरिका भी प्रोडक्शन कर रहा है, दोनों की लागत बराबर है और लागत बराबर है, तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो असंभव होगा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता कब है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तब होता है जब दोनों देशों के बीच में तुलनात्मक लागतों का क्या हो? अंतर। जब तक तुलनात्मक लागतों के बीच में अंतर नहीं होगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो ही नहीं सकता। अगली चीज आप देखें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक विशिष्ट दशा है, ये कथन किसका है? तो देखिए ये कथन ओहलिन का है, ये कथन ओहलिन ने दिया है। ध्यान रखना एडम स्मिथ हैं, इन्होंने तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत दिया है। रिकार्डो हैं, उसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत का सिद्धांत दिया है। हेबलर हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत का सिद्धांत दिया है। और ओहलिन हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हैं, इसको व्यापार की विशिष्ट दशा कहते हैं। उत्तर होगा यहां डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है, निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत किसका है? तो देखिए निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत अभी मैंने बताया, निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत एडम स्मिथ का है, ठीक है। और एडम स्मिथ की पुस्तक है जो 1776 में लिखी गई थी, दी वेल्थ ऑफ नेशंस, और एडम स्मिथ है, इनको ही आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक होने का श्रेय है वो दिया जाता है। ए नेक्स्ट, रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत की व्याख्या की है। तो रिकार्डो ने श्रम के मूल्य सिद्धांत, रिकार्डो और एडम स्मिथ दोनों ने जो अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो सिद्धांत है उसकी व्याख्या है वो श्रम के मूल्य सिद्धांत के आधार पर की है। नेक्स्ट, विभिन्न देशों में यदि वस्तुएं एक समान उत्पादन लागत पर उत्पादन होता है तब एक समान उत्पादन पे आप उत्पादन कर रहे हो तो बेटा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में न तो लाभ होगा न हानि होगी। जब लागतें ही समान हैं तो ध्यान रखना न तो लाभ होगा न हानि होगी, क्योंकि लाभ कब होता है? जब तुलनात्मक लागत कम हो तो लाभ होता है। नेक्स्ट आप देखिएगा, दो देशों के बीच व्यापार उत्पन्न होता है। दो देशों के बीच व्यापार कब उत्पन्न होगा? जब तुलनात्मक लागतों में अंतर हो। जब तुलनात्मक लागतों में अंतर हो तो दो देशों के बीच में क्या होता है? व्यापार उत्पन्न होता है। जब तक तुलनात्मक लागत नहीं होगा तो व्यापार हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट आप देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुधारना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, भुगतान के असंतुलनों को दूर करना, निर्यातों को प्रोत्साहित करना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य होता है अपनी आय को बढ़ाना। भाई व्यापार क्यों करते हैं? व्यापार इसीलिए तो करते हैं ताकि हमारी आय क्या करे? बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत जाना जाता है। तो बेटा एडम स्मिथ का जो सिद्धांत है उसको प्रतिष्ठित सिद्धांत के नाम से जानते हैं, और एडम स्मिथ का है वो है निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा? ए, क्योंकि प्रतिष्ठित सिद्धांत किसका है? एडम स्मिथ का। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है वो निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत है, और निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत किसने दिया? एडम स्मिथ ने दिया है। एक देश में दूसरे देश की वस्तु की मांग जितनी अधिक बेलोस्तार होगी, पहले देश के लिए व्यापार की शर्त क्या होगी? देखिए, एक देश में दूसरे देश की वस्तु की मांग जितनी बेलोस्तार होगी, ये ए देश है, ठीक है, और ये बी देश है। ए देश बी देश को वस्तुएं निर्यात करता है, ठीक है, और इसकी मांग की लोच है वो बेलोस्तार यानी इकाई से क्या है? कम है। इकाई से कम है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ए देश अगर कीमतों को बढ़ाता भी है तो इसकी निर्यात मांग के ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी? ए देश के लिए ये कंडीशन है
वो कैसी होगी, अनुकूल होगी, क्योंकि उसका लाभ क्या करेगा, बढ़ेगा। भाई ये कीमत बढ़ाता है तो भी इसकी मांग कम नहीं हो रही, तो इसका पहले की अपेक्षा लाभ है वो क्या करेगा, बढ़ेगा, और लाभ बढ़ेगा तो ये कौन सी स्थिति होगी, ए देश के लिए अनुकूलता की स्थिति होगी। आरपीएससी रिसर्च असिस्टेंट आरए की टेस्ट सीरीज एस विवेकानंद संस्थान में बहुत धमाकेदार चल रही है, का लाभ आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें प्रश्न संख्या 11, मुक्त व्यापार में, मुक्त व्यापार क्या होता, फ्री ट्रेड क्या होता, अगर व्यापार के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं हो, कोई शुल्क नहीं हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो, उसको फ्री ट्रेड कहा जाता है। तो अगर विदेशी व्यापार को भी आंतरिक व्यापार की भांति सुविधाएं अगर प्राप्त होती हैं तो इसको मुक्त व्यापार कहा जाता है। प्रश्न संख्या कौन सा हुआ, 11। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त व्यापार का लाभ नहीं कहा जा सकता, तो मुक्त व्यापार का लाभ कौन सा नहीं है, मुक्त व्यापार से बाजार का विस्तार होगा, सही बात है, उत्पत्ति के साधनों का इष्टतम उपयोग होगा, सही बात है, पर इसमें टिश्यू उद्योगों को संरक्षण मिलता नहीं है, इसमें संरक्षण की समाप्ति होती है, जो अच्छी बात नहीं है। संरक्षण मिलता नहीं है, संरक्षण की क्या होती है, संरक्षण की समाप्ति होती है। उत्तर कौन सा आ जाएगा, ए। नेक्स्ट, वर्तमान में अल्प विकसित देशों के लिए नियोजित आर्थिक विकास हेतु कौन सी व्यापार नीति श्रेष्ठ कर कही जा सकती है। अल्प विकसित राष्ट्र है तो अल्प विकसित राष्ट्रों के लिए संरक्षण की नीति होनी चाहिए। ध्यान रखना, स्वतंत्र व्यापार या मुक्त व्यापार की नीति अल्प विकसित राष्ट्रों को खत्म करती है। तो अल्प विकसित राष्ट्र हैं, इनको विशेष प्रकार के संरक्षण प्राप्त होनी चाहिए व्यापार में, ताकि इनको भी विकास का अवसर है वो प्राप्त हो सके। तो ये बेटा संरक्षण की नीति कहलाती है ना। और ये अल्प विकसित राष्ट्रों की मांग भी है, इसको इन्होंने नाम दिया है नवीन आर्थिक कल्याण का, न्यू इकोनॉमिक वेलफेयर। अल्प विकसित राष्ट्रों की मांग है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हमारे को व्यापार में वरीयता दी जाए, विकसित राष्ट्र हमारे को केवल कच्चे माल के उत्पादक राष्ट्र नहीं समझे, हमारे साधनों का उपयोग हमारे हित के लिए और हमारे लाभ के लिए हो। ऐसी मांग अल्प विकसित राष्ट्रों के द्वारा की जा रही है, जिसको नवीन आर्थिक अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। जब कोई देश आयात प्रशुल्क लगाता है तो देखो, यदि कोई देश आयात है, ये देश है और ये आयात पे क्या लगा रहा है, शुल्क लगा रहा है, आयात पे शुल्क लगा रहा है, तो इसका मतलब इसके आयात पहले की अपेक्षा क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आयात पहले की अपेक्षा क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो देश के व्यापार की शर्तें अनुकूल होगी और व्यापार का आकार बढ़ेगा। देखिए आयात कम हो रहे हैं तो अनुकूल तो है, पर इससे व्यापार का आकार बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होगी और व्यापार का आकार बढ़ता है, गलत है। व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होगी, शर्तें अनुकूल होगी, ये भी गलत है। व्यापार की शर्तें अनुकूल होती है और व्यापार का आकार क्या करेगा, घटेगा। शर्तें अनुकूल क्यों हो गई, क्योंकि देखिए आयात है, आयात पे शुल्क को क्या कर दिया, घटा दिया, और आयात पे शुल्क घटा दिया तो आयात कम हो गया, और आयात कम होना ये एक देश के लिए अच्छी बात होती है। और पर जो पहले की अपेक्षा उस देश के व्यापार का आकार है वो पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, व्यापार संतुलन का संबंध केवल अदृश्य व्यापार से होता है। देखिए व्यापार संतुलन को अपन कहते हैं BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड। और व्यापार संतुलन में अपन लेते क्या है, वस्तुओं का निर्यात माइनस वस्तुओं का आयात, यानी निर्यात और आयातों का अंतर है वो व्यापार संतुलन होता है। और निर्यात और आयात किसका, वस्तुओं का, और वस्तुएं हैं इनको चालू खाते की कौन सी मद कहा जाता है, दृश्य मद कहा जाता है। उत्तर होगा व्यापार संतुलन का संबंध केवल दृश्य व्यापार से होता है। उत्तर कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट, व्यापार संतुलन में केवल विदेशी व्यापार की दृश्य मदों की गणना होती है, किंतु भुगतान संतुलन में
तो भुगतान संतुलन है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी, बीओपी में चालू खाता भी आता है और पूंजीगत खाता भी आता है। चालू खाता प्लस पूंजीगत खाता। तो दृश्य तथा अदृश्य दोनों ही प्रकार की मदों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। उत्तर कौन सा आएगा? ए। देखो व्यापार संतुलन में तो केवल दृश्य मदें आती है और भुगतान संतुलन में दृश्य मदें भी आती है और अदृश्य मदें भी आती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन की अपेक्षा संकुचित है। गलत चीज है। ध्यान रखना, व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का ही पार्ट होता है, यानी व्यापार संतुलन की अपेक्षा भुगतान संतुलन है वो व्यापक होता है। तो भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन की अपेक्षा बहुत व्यापक कॉन्सेप्ट होता है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। उत्तर कौन सा आ जाएगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भुगतान संतुलन के अंतर्गत व्यापार संतुलन भी शामिल होता है। तो सही बात है। अरे भाई, बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पार्ट होता है। उत्तर कौन सा होगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सी मद भुगतान शेष के चालू खाते की लेनदारी पक्ष में शामिल किया जाता है? लेनदारी, चालू खाते की लेनदारी, चालू खाते की लेनदारी। तो लेनदारी चालू खाते में पहले बात तो आता क्या? निर्यात और आयात। निर्यात और आयात ये चालू खाते में आता है। निर्यात है ये लेनदारी पक्ष होता है और आयात है भुगतान करना है तो देनदारी पक्ष होता है। तो बेटा जी यहाँ लेनदारी पक्ष पूछा तो लेनदारी क्या होगा? वस्तुओं का निर्यात। भुगतान शेष के असंतुलन को दूर करने के उपाय के मौद्रिक में से कौन सा उपाय सम्मिलित नहीं होता है? तो भुगतान संतुलन में असंतुलन को कम करना है तो कौन सा उपाय ठीक नहीं है? मौद्रिक उपाय ठीक नहीं है तो मुद्रा का संकुचन करना। मुद्रा के संकुचन का संबंध केवल आंतरिक कीमतों से होता है, इससे भुगतान संतुलन कंट्रोल नहीं होगा। आयातों पे प्रतिबंध लगाओ, कंट्रोल होगा। विनिमय का नियंत्रण करो, कंट्रोल होगा। मुद्रा का अवमूल्यन करो, कंट्रोल होगा। पर मुद्रा का संकुचन करो, इससे बेटा ये भुगतान संतुलन है वो कंट्रोल, भुगतान संतुलन में जो असंतुलन है वो कंट्रोल में नहीं आएगा, क्योंकि मुद्रा संकुचन ये इंटरनल पार्ट होता है और इसका बेटा जी भुगतान संतुलन के साथ में कोई संबंध नहीं होता है। ये प्रश्न आया आपका 20वां। तो बच्चों आज हमने इंटरनेशनल ट्रेड वाला टॉपिक लिया है, बड़ा अच्छा टॉपिक था और अच्छे इसके प्रश्न थे। आगे नेक्स्ट जो टॉपिक मैं लूंगा वो कल लूंगा जो भी है, और उस पर हमारी चर्चाएं फिर 9:30 बजे कल होगी। थैंक यू।